गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अलमाइटीज इंग्लिश के इस यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद तनवीर ज़की रिजवी आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th की एक खूबसूरत कविता जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसका टाइटल है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, मगर उससे पहले शेक्सपियर के बारे में कुछ जानेंगे। We have to study about Shakespeare, about the poet. So let's start the chapter, the poem. William Shakespeare, 1564 to 1616, the greatest playwright and poet in English, third of 8 children born to a globe maker in Stratford-on-Avon in England. विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1616 यानी 1616 में हुई थी, was the greatest playwright and poet in English. ये अंग्रेजी के सबसे बड़े, सबसे महान नाटककार और कवि हैं। He was the third of 8 children born to a grove maker in Stratford-on-Avon in England. ये एक ग्लोब मेकर यानी दस्ताना बनाने वाले के घर पैदा हुए 8 बच्चों में से तीसरे थे, जिनका जन्म स्टेटफोर्ड ऑन एवन लिखा हुआ, हालांकि ये गलत है, होना चाहिए स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। उनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। He received a little formal education. उन्होंने महज औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें थोड़ी सी औपचारिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। At 18 he married Anne Hathaway and soon moved to London. 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की एन हैथवे से और इसके पश्चात वो लंदन चले गए। Within a few years he was well known as a leading actor and playwright. कुछ वर्षों के ही भीतर वह एक प्रमुख अभिनेता और नाटककार के रूप में विख्यात थे। His great tragedies include Hamlet 1602, Othello 1604, King Lear 1605 and Macbeth 1606. उनकी महान त्रासदियों यानी दुखांत में जो शामिल है हैमलेट, जो 1602 में लिखा गया, ओथेलो 1604 में लिखा गया, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ 1606 में लिखा गया। He wrote 154 sonnets. उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे। सॉनेट क्या होता है? सॉनेट 14 लाइन की कविता होती है जो 8 लाइन और 6 लाइन में विभक्त होती है। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन वाले को सेस्टेट कहते हैं। तो 154 जो सॉनेट जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं, सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। उनमें से कुछ जो सॉनेट हैं वो एक आकर्षक युवक को संबोधित हैं। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet urged to marry. ये आकर्षक युवक साउथहैम्पटन का अर्ल था जिसे कवि बार बार आग्रह करते हैं शादी करने के लिए। यानी कवि ने कई सॉनेट्स लिखे हैं जिसमें वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को वो कहते हैं कि शादी कर लेने के लिए। अदर्स टू दी मिस्टीरियस डार्क लेडी, और कुछ अन्य जो सॉनेट्स हैं वो एक रहस्यमयी सांवली महिला को संबोधित है, एक सांवली महिला के लिए है। A love triangle, 2 men to a woman is suggested in a number of sonnets. एक
लव ट्रायंगल यानी एक त्रिकोणीय, एक प्रेम त्रिकोण जिसमें दो पुरुष और एक महिला के बारे में बताया गया है। ये कई सोनेट्स हैं इसके बारे में, यानी कई सोनेट्स एक प्रेम त्रिकोण के बारे में बताते हैं जिसमें दो पुरुष और एक महिला है। Below below the winter wind is about man's ingratitude। ये जो कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये Below below the winter wind, ये मनुष्य की अकर्मण्यता, एहसान फरामोशी के बारे में है, अकृतज्ञता के बारे में है। The cold winter wind does not cause so much suffering as a man's ingratitude। ये जो ठंडी हवा होती है सर्दी की, वो उतना तकलीफ नहीं देती है जितना कि मनुष्य की, एक व्यक्ति की एहसान फरामोशी तकलीफ देती है। इस पूरे कविता में हम ये देखेंगे कि कैसे विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य की अकृतज्ञता, एहसान फरामोशी को ठंडी हवा से, उसके ठंड से तुलना की है और कहता है कि ठंडी हवा उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी मनुष्य की एहसान फरामोशी तकलीफ पहुंचाती है। तो ये जो सॉन्ग है, एक्चुअली इट इज अ सॉन्ग which has been taken from Shakespeare's play As You Like It। ये जो पोएम है शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, उससे लिया गया है। एक बार फिर बता दो, दिस पोएम इज एक्चुअली अ सॉन्ग। ये जो कविता वास्तव में एक सॉन्ग है संग बाय एमियंस, जो एमियंस के द्वारा गाई जाती है इन दी शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट। यानी एमियंस एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर की एक नाटक है, उसका एक चरित्र है, वो एक गीत गाता है, वहीं से ये कविता ली गई है। एमियंस कैरेक्टर कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू द प्लेस एक्शन। हालांकि एमियंस नाटक में उसका किरदार बहुत संक्षिप्त है, उसका किरदार बहुत छोटा है और उसका किरदार बहुत कम योगदान देता है। But he sings two songs which help clarify the plot and key themes। लेकिन वो दो गीत गाता है, दो गीत उसके ऐसे नाटक में हैं जो स्पष्ट करते हैं प्लॉट को, कथानक को एंड की थीम्स और प्रमुख विषयों को ये स्पष्ट करने में मदद देते हैं। तो एमीन से कहा गाता है, ये एज यू लाइक इट में ड्यूक सीनियर अपने भाई के द्वारा बैनिश कर दिया जाता है। यहां फिर बता दूं, एमियंस इज अ लॉर्ड हु चोज टू फॉलो ड्यूक सीनियर, जो ड्यूक सीनियर का अनुसरण करना चुनता है, यानी वो ड्यूक सीनियर के साथ जाना। ही लाइक्स टू गो विद ड्यूक सीनियर who was banished by his brother, जो अपने भाई के द्वारा देश निकाला दे दिया गया है। यानी छोटा भाई अपने बड़े भाई को देश निकाला दे देता है। In this song, Emmons comments on how human isolation and lack of appreciation is more bitter than the winter wind। इस गीत में अमिन से टिप्पणी करता है, वो कहता है कि कैसे मानवीय संवेदना और प्रशंसा की कमी सर्दियों की हवा से अधिक कड़वी होती है। यानी सर्दी की हवा उतनी कड़वी, उतनी तकलीफदेह नहीं होती है जितनी मानवीय संवेदना और प्रशंसा की कमी होती है। This poem reflects the harm and misery those closer to us can inflict। ये जो कविता है नुकसान और दुख को दर्शाती है, बताती है, जो हमारे सबसे करीबी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्यूक सीनियर है, जब इसे इसके देश से निकाल दिया जाता है तो ये
एक जंगल में शरण लेता है। नाम है उस जंगल का फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन। फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन में आके शरण लेता है, और ये सर्दी का मौसम है और ड्यूक सीनियर तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ को कम करने के लिए मीन्स ये सॉन्ग गाता है। तो हम आते हैं अपने कविता के ऊपर, यानी पोएम के ऊपर, इस लिरिक के ऊपर, इस सॉन्ग के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन किया गया है इस कविता में ठंड से और मनुष्य की अकृतज्ञता, आसान फरामोशी की। लेट्स स्टार्ट दी पोएम। Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as man's ingratitude। यहाँ पे एमिन्स कहता है, वो कहता है कि ठंडी हवा तुम बहो, खूब बहो। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये ठंडी हवा बहो बहो। यू आर नॉट सो अनकाइंड, तुम इतनी अकृतज्ञ है। यू आर नॉट सो अनकाइंड, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो, तुम इतनी अदयालु नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जस्ट जितना कि मनुष्य की अकर्मण्यता होती है, एहसान फरामोशी होती है। यहाँ पे एमियन से ड्यूक सीनियर को संतावना देने का प्रयास करता है। वो कहता है कि इस ठंडी हवा में उतनी तकलीफ कहाँ है, कहाँ है उतनी तकलीफ जितना तकलीफ मनुष्य की एहसान फरामोशी, उसकी अकृतज्ञता, उसकी अकृतज्ञता, ये उतना तकलीफ देती है। तो यहाँ पे जो ठंड से जो तकलीफ में है ड्यूक सीनियर, उसको ये उसकी तकलीफ को कम करने के लिए यहाँ पे एमिन से कहता है, आगे कहता है, thy tooth is not so keen because thou art not seen, although thy breath be red, hi ho sing hi ho unto the green holly, most friendship is swinging, most loving more folly। यहाँ पे एमिन से कहता है दाई टूथ इज, दाई का मतलब होता है तू, तेरा, दाई का मतलब होता है तेरा, तुमको। तो यहाँ कहता है तुम्हारे जो दांत हैं, योर टूथ इज नॉट सो कीन, उतने तीखे शार्प नहीं है, उतने पैने नहीं है, बिकॉज दाउ आर नॉट सीन, क्योंकि तुम देखी नहीं जाती हो। यहाँ पे इस दो लाइन में, हालांकि शेक्सपियर ने जो लिखा है इसको कुछ और देखें तो यहाँ देखें, ये कहते हैं कि तुम्हारे दांत इतने पैने या तीखे नहीं है क्योंकि तुम देखी नहीं जाती हो, मगर वो जो आंखों से दिखाई देते हैं और जो तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हुए देखा जाता है। उनके दांत, उनके जो तकलीफ देने वाले जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। ज्यादा तकलीफ तब होता है जब मनुष्य आंखों से देखता है तकलीफ पहुंचाते हुए। अल्दो दाई ब्रेथ बी रेड, यद्यपि तुम्हारे जो ये जो सांसें हैं, इट मीन्स व्हेन यू आर ब्लोइंग अनकाइंडली, तुम जो है यू आर ब्लोइंग रेडली, यानी तुम बहुत उज्जड़ ढंग से बहती हो। हालांकि तुम्हारी ये जो सांसें हैं, जो हवाएं हैं, ये उज्जड़, उद्दंड, रूखी हैं, मगर उतनी रूखी नहीं है जितनी मनुष्य की अकृतज्ञता, उसकी एहसान फरामोशी। हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज देखिएगा। हॉली एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, ग्रीन हॉली यानी एक ऐसे वृक्ष को शेक्सपियर ने एमियंस के जरिए दर्शाया है जो जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। तो यहाँ पे ये सॉन्ग्स को आगे बढ़ाते हुए, उसके लिरिक को आगे बढ़ाते हुए, हाई हो सिंग हाई हो, यानी अहो गाओ, ओहो गाओ, अनटू द ग्रीन हॉली,
उस सदाबहार पौधे जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं वहां तक गाओ, यानी तुम्हारी गीत वहां तक जाएं। आगे कहता है मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैंगिंग, अधिकांशतः मित्रताएं वो सिर्फ दिखावा होती हैं, झूठा बहाना होती हैं। यानी यहाँ पे शेक्सपियर ने एमिन्स के जरिए मनुष्य के इस मित्रता पे प्रहार किया है, जो वास्तविक नहीं होता, जो झूठा होता है, जो सिर्फ दिखावा होता है। और फिर आगे कहते हैं मोस्ट लविंग है मियर फॉली, और ज्यादातर जो प्यार होता है वो सिर्फ बेवकूफी होती है, बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होती। उसने सब ये नहीं कहा है कि प्यार झूठा होता है, उसने अधिकांश प्यार की बात की है, यानी अधिकांश प्यार जो होता है वो केवल मूर्खता होती है। देन हाई हो दी होली, आगे कहता है फिर हो होली, उस सदाबहार पत्तियां जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं तक गाओ, यानी वहां तक गीत गाओ। एंड आफ्टर दैट ही कन्वेज द आइडिया दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, वो कहता है कि ये जीवन जो है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ये he has compared with the previous life which was really very painful for Duke Senior, जो बड़ा तकलीफ दे था। यहाँ जीवन जो है यानी इस जंगल में इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद ये सुंदर है। वो जो जीवन था वो दिखावा था, वो झूठा था, वो नाटक था। वहां दोस्ती भी वो दिखावा थे, वहां प्यार भी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी थी। और ये जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है, ये जो जंगल है आर्डेन का, यहाँ ये जीवन बहुत सुंदर है। आगे कहता है फ्रिज फ्रिज दाउ बीटर स्काई दैट डज नॉट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉरगॉट। यहाँ फिर से कहता है एमियन से कि तुम्हारा जो ये कड़वा आसमान है वो जम जाए तुम्हारा कड़वा आसमान, दैट डज नॉट बाइट सोनाई, हालांकि जम जाने के बाद भी ये इतना करीब से नहीं काटता। नाई का मतलब होता है नियर, वेरी क्लोज, यानी यहाँ पे फिर एमियन से प्रहार करता है मनुष्य के इस कमजोरी के ऊपर के लोग निकट आकर करके और जितना तकलीफ देते हैं, जिस तरह से तकलीफ देना चाहते हैं वैसे तकलीफ देते हैं। ये जम जाने के बाद भी आसमान, यानी जो ठंडी हवा बहती है और पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, और इस तब्दीली के बाद भी वो बर्फ, वो ठंडी हवा उतना तकलीफ नहीं देती जितना कि एक मनुष्य के करीब आकर के और उसे तकलीफ पहुंचा जाता है। आगे कहता है एज ए बेनिफिट्स फॉर गॉड, जैसे कि जो बेनिफिट लेने वाले भूल जाते हैं, एहसान फरामोशी कर जाते हैं। यानी इस लाइन को ये कहता है कि जैसे लाभान्वित व्यक्ति, यानी एहसान लेने वाला व्यक्ति एहसान भूल जाता है, ये तो उतना तकलीफ दे नहीं है, ये जो ठंडी हवाएं हैं जम जाने के बाद भी उतना तकलीफ नहीं देती, उतना नहीं काटती हैं करीब से, जितना कि एक एहसान फरामोश व्यक्ति एहसान लेने के बाद भूल जाता है। आगे कहता है कि एमिन से दाऊ दाऊ द वाटर्स बैर्प, यहाँ जो वर्ड है बैर्प का मतलब यानी मोड़ना, ट्विस्ट करना, यानी कहता है कि दाऊ यद्यपि दाऊ द वाटर्स बैर्प, जो तुम्हारी जो ये जो जल है, जो पानी है वो विकृत हो जाती है, यानी जब ठंडी हवा चलती है तो बर्फ को, यानी पानी को बर्फ में तब्दील कर देती है। यह जितने भी जल हैं वो जम जाते हैं,
ठीक है, आगे कहता है thy sting is not so sharp, यहाँ फिर आगे आगे कहता है कि तुम्हारे जो डंक हैं वो उतने पैने नहीं है, उतने तीखे नहीं है, उतने तेज नहीं है। एज ए फ्रेंड रिमेम्बर्ड नॉट, जैसा कि एक मित्र जो है वो याद नहीं करता है। यहाँ पे फिर वो कहता है, यानी एमिन से फिर चोट पहुंच जाता है कि मित्र होने के बाद अगर मित्र को न याद करे तो ये ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, ये ज्यादा शार्प होता है, इसके स्टिंग ज्यादा शार्प होते हैं बनिस्बत उस जमे हुए बर्फ से। आगे फिर इस गीत को बढ़ाता है, हाई हो सिंगे हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली। एमएन से कहता है कि अहो गाओ हो उस होली वृक्ष तक गाओ, जो कांटेदार है वो कांटा भी उतना तकलीफ दे नहीं है जितना मनुष्य का दिखावा। आगे कहता है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैंगिंग मोस्ट लविंग मोर फॉली, अधिकांश दोस्ती मित्रता झूठा है, ये एक बहाना है, दिखावा है, और अधिकांश प्यार केवल मूर्खता है। देन हाई हो दी हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, फिर आगे कहता है कि हो उस होली वृक्ष तक गाओ, उसे सदाबहार पौधे जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं वहां तक गाओ। यह जीवन बहुत सुंदर है, ये जीवन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये कविता थे जिसके जरिए शेक्सपियर ने अपने जीवन के अनुभव को अपने प्ले में दर्शाया है। तो दिस वाज रियली अ ब्यूटीफुल पोएम। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द ग्लॉसरी। हम अब ग्लॉसरी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले इनग्रेटिट्यूड, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, अनथैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता की कमी, अक्रमण्यता, अकृतज्ञता, एहसान फरामोशी। यहाँ वर्ड है दाउ THOU, इसका मतलब होता है यू यानी टू। अगला वर्ड है आर्ट, आर्ट का मतलब होता है आर का मतलब है। अनकाइंड यानी क्रूएल। डाई इट मीन्स ऑफ टी, तेरा, तुमको। कीन का मतलब यहाँ शार्प लिया गया है। पेनिट्रेटिंग यानी तेज, तीक्ष्ण, वेधक। अगला वर्ड है ब्रेथ, एयर डाउन इनटू एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इट रेफर्स टू द गस्ट ऑफ विंड। यहाँ पे जो सांस के बारे में बताया गया है, हवा जो फेफड़ों के द्वारा अंदर लिया जाता है और फिर बाहर छोड़ा जाता है, या हवा के झोंके को संदर्भित करता है। रूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड, ऑफेंसिव, यानी इसका मतलब होता है असभ्य, अविवेकी या आपत्तिजनक। हाई हो साउंड रिपीटेड इन द सॉन्ग फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक, ये जो हाई हो वर्ड है ये संगीत की खातिर गाने में बार बार दोहराया गया ये वर्ड है। फॉली का मतलब होता है फुलिशनेस यानी मूर्खता। हॉली एन एवरग्रीन शर्ब विद प्रिकली लिप्स, कांटेदार पत्तियों वाला एक सदाबहार जो झाड़ी, एक शर्ब होता है। पेंगिंग इसका मतलब होता है फ्रिक्शन, फॉल्स प्रिटेंस, इमेजिनरी, एक तरह का ढोंग, एक तरह का झूठा दिखावा। अगला वर्ड है जॉली, जो एडजेक्टिव है चीयरफुल, जोवियल, फेस्टिव, जॉयफुल, मेरी, ये सारे इसके समानार्थक शब्द हैं जिसका मतलब होता है सुखमय, आनंदित, उत्सव, सुंदर। बीटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये शोइंग मेंटल पेन यानी कड़वापन या मानसिक दुख को दर्शाता है। ठीक है, बेटिंग कोल्ड को दर्शाता है यानी ठंडे, कटकटाती ठंड को दर्शाता है। हाई ऑलमोस्ट यानी नियर, लगभग, निकट। और रैप जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेंड या ट्विस्ट, जिसका मतलब होता है विकृत या मोड़ना। तो दिस वाज रियली
a beautiful poem which teaches us so many lessons about human behavior. तो थैंक यू. अगर आपको मेरे द्वारा जो ये एक्सप्लेनेशन है अगर पसंद आया, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है जिसके जरिए आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप उसको दबाना न भूलें, और साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप बेल आइकन को दबाएं और इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो. थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस video.